बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें, कुछ ऐसी खबरें कि जिन्होंने हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और ताकतवर लोगों के लिए एक सिमत जो है वो सेट कर दी है। उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया है कि डिफरेंट किस्म की जो सिचुएशंस हमारे साथ बनती हैं 75 सालों में, जो कुछ इस मुल्क के साथ हो रहा है और जिस तरह की सिचुएशंस बनती रही हैं, तो उसका हल क्या है? हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन ढूँढते हैं ना, सॉल्यूशन ढूँढते हैं, कुछ पुराने लोगों को बार-बार आज़माते हैं, फिर हमारी जो सियासी जमातें हैं, जिनको ज़्यादातर लोगों के बकौल जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया और उसको यहाँ तक पहुँचाया है, उन्हीं के जो कायदीन हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो तो दूध के धुले हैं। आपने बिलावल ज़रदारी के बयानात पिछले कुछ दिनों से सुने होंगे। मुझे हँसी आती है कि जब बिलावल, आपको याद है कि बिलावल से पहले एक दफ़ा ज़रदारी ने ये कहा था कि जब भी किसी गरीब के हक पे डाका डाला जाता है तो मुझे गुस्सा आता है। मेरा ख्याल है कि एक साहिब अक्ल आदमी को तो इस बयान पे गुस्सा आया होगा। अब ज़रदारी साहब के फर्जंदे अर्जुमंद किबला बिलावल ज़रदारी साहब, उन्होंने ये फरमाया है कि पाकिस्तान में वो वाहिद जमात कि जिसमें अशराफिया नहीं है वो पीपल्स पार्टी है। तो इसी तरह नून लीग जो है वो ये दावा करती है कि जनाब हमें अगर एक मौका और दे दिया जाए तो हम पाकिस्तान की तकदीर जो है वो बदल देंगे। पीटीआई ये दावा करती होती थी कि अगर खान साहब आएंगे तो वो, पता है आपको, मुराद सईद उछल उछल के वो कह रहा होता था इधर से वो पैसे लाएंगे, यूं आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, इधर से पैसे लाएंगे, वो 90 दिन में पाकिस्तान के कर्जे उतार देंगे और 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर दे देंगे, वगैरह वगैरह। तो वो जो सिलसिला इन चीज़ों का है वो वैसा ही है। हर इलेक्शन जब करीब आता है, चूँकि इलेक्शन की डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है, टेंटेटिव वो जनवरी में है 2024 में, 2024 में, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के मसाइल का हल तो बहरहाल इलेक्शन ही है। कोई भी जमात है, मौजूदा वज़ीर आज़म को तो आप देखें कि बड़े ही शर्म का मकाम है हमारे लिए मिन हैसुल कौम कि कुछ सिफारती आदाब होते हैं, कुछ अपने मनसब का ख्याल होता है। काकर साहब कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं थे कि उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं था। ठीक है, वो हुक्मरानी के मज़े पहली मर्तबा लूट रहे हैं, लेकिन वो किसी गरीब घर के चश्मो चिराग तो नहीं। ना उन्होंने मीडियाकर फैमिली में आँख खोली और ना कुछ ऐसा हुआ है कि उन्हें ये पता ना हो कि बाहर जब जाते हैं और ख़ास तौर पे किसी मुल्क की नुमाइंदगी का नारा लगा के, तो फिर वो नुमाइंदगी की कैसे जाती है, वो पर्सनल ग्रेस कैसे होती है। कुजा ये कि वज़ीर आज़म मोदी वो तो नहीं गया, वो तो इस ये जो यूएन का इजलास हो रहा है इसमें नहीं गया, तो जाना ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये इनको चूँकि पता था कि ना इनको ये मौका पहले मिला और ना ही ज़िंदगी में कभी दोबारा मिलेगा कि बतौर निगरान ही सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बाहर बड़ी बड़ी मुलाकातें करना, गोरियों मेमों से हाथ मिलाना, और बड़े बड़े जो इदारे हैं जिनको किताबों में पढ़ा और इंटरनेट पे देखा, और बड़े बड़े नाम जैसे बिल गेट्स वगैरह, उनसे जफियाँ डालने का मौका मिलेगा तो ठीक है, आप ये मज़े लूटें, पाकिस्तानी अवाम का खून नचोड़ के जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो जो कुछ वैसे भी होता है। तो काकर साहब ये फरमाते हैं कि इतना मसला तो नहीं कि जिस पे एहतजाज हो रहा है या जिस पे हड़ताल हो रही है, तो उनके नज़दीक तो मसला कोई मसला नहीं। चलें, यहाँ तक तो बात काबिल बर्दाश्त थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में एक मुल्क का वज़ीर आज़म, और वो भी एक ऐसा मुल्क कि जिसके ऊपर तमाम अक़वाम आलम की नज़रें हैं, वो तंज़िया नज़रें हैं, वो रहम भरी नज़रें हैं, वो गुस्से भरी नज़रें हैं, वो खा जाने वाली नज़रें, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन उसका वज़ीर आज़म वहाँ खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं। यानी बज़ाहिर अगर मैं कोई सेल्फी लेता हूँ, आप कोई सेल्फी लेते हैं, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो कि अपने मुल्क की नुमाइंदगी का नारा लगा के गया, वो ऐसी बचगाना हरकतें अगर करेगा, तो इस तरह की बचगाना हरकतों से फिर आप यही दुआ मांगेंगे ना कि इससे जल्दी जान छूटे, यहाँ पे इलेक्शन हो और कोई असल वाला वज़ीर आज़म आए। ये जो कठपुतली है ये जाए, और ये इसने जो भी सेल्फी है, ये तो मतलब इसको गार्ड ऑफ ऑनर दें, और जैसे वो सादिक संजरानी ने कहा था ना कि मुझे तादमे मर्ग वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलने चाहिए। तो ये तो बेसिकली इनके अंदर वो एक बच्चा जिसकी ख्वाहिशात है और जो मचलता है वो बोलता है तो बोलते रहें। लेकिन इसका हल, जो वाहिद हल है, वो यही है कि
अगर आपने इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करना है, अगर आपने ये करना है कि आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाए, और अगर आपने ये करना है कि आपकी महंगाई कम हो, आपकी पॉलिसीज़ आएँ और उन पॉलिसीज़ पे चल के ये बिजली का क्राइसिस, ये आईएमएफ की बात, ये पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह और ये डॉलर की कीमत, ये सारा कुछ कंट्रोल में है, तो उसके लिए आपको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहिए जो कि इलेक्शन के नतीजे में ही आएगी। तो उसका ऐलान जो है वो बहरहाल कर दिया गया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि बात तो वही है कि अशराफिया जिस जमात में नहीं है, बकौल बिलावल जरदारी के, भुट्टो तो बीच में ज़बरदस्ती का एंटर किया हुआ ना, बिलावल जरदारी के, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब एक बात याद रखें, इलेक्शन के हवाले से इनको मसला क्या है। वो लोग जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के चाहने वाले हैं और जिन्होंने उस दौर को देखा है, ज़ाहिर है अगर एक दूध पीता बच्चा एक नौमौलूद जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में पैदा हुआ है तो उसको तो नहीं पता जब तक कि उसको शऊर नहीं आया। तो 50 साल तो तकरीबन भुट्टो साहब को हो गए। तो इट मीन्स कि वो लोग कि जो भुट्टो साहब को जिन्होंने अपनी शऊर भरी उम्र में देखा था, अब वो लोग 60 प्लस हो चुके हैं। गोया भुट्टो के चाहने वाले, भुट्टो के फ़लसफ़े और नज़रिए को समझने वाले और उससे मोहब्बत करने वाले लोग अब दादा दादी, नाना नानी बन चुके हैं, वो बुजुर्गान में शामिल हैं। वो लोग हैं कि जिनके शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट पे भी अब ताहयात लिखा हुआ है। तो अब मौजूदा जमात, मैं आपको पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा तक तो भुट्टो की जमात भुट्टो ही की जमात थी। वो नज़रिया और वो फ़लसफ़ा वही था। लेकिन जरदारी के हाथ ये सारा कुछ आने के बाद और फिर जरदारी से जरदारी की अगली नस्ल बिलावल जरदारी के आने के बाद, जिसमें वो लोग ये कहते हैं कि इसमें अशराफिया नहीं है, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात नहीं है। अब अगर कोई ये समझता है कि मौजूदा पीपल्स पार्टी वही पीपल्स पार्टी है कि जिसने एक इस्लामिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, जिसने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया था और जिसने वाकई में अवाम को शऊर दिया था, तो वो गलत गलत अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है। अब ये है कि एग्जैक्ट वही हो रहा है कि अब वो जो नई नस्ल है, जो 18 साल का बच्चा है, जो कि वोटर है, जो कानूनी तौर पर उसका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, अब वो वोट डालेगा तो वो तो पीटीआई के साथ है, इमरान खान के साथ है। तो वो तो कभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वोट नहीं डालेगा, पीपल्स पार्टी को इसलिए नहीं डालेगा कि जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो दौर देखा था वो अब 60 प्लस हो चुके। तो अब ये जो लोग हैं वो तो इमरान खान इमरान खान इमरान खान करते हैं। पीछे रह गया नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा और ये सारे जर्नैल और ये साकिब नासूर से लेकर बंदयाल तक चोर 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 की गर्दान करवा के उन्होंने ऐसा बदनाम किया कि अब लोगों को नवाज शरीफ के किए हुए बड़े बड़े मंसूबे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हों, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के हवाले से हों, चाहे वो आलमी सतह पे हों, चाहे वो किसी भी किस्म के क्राइसिस को ख़त्म करें, वो नज़र ही नहीं आते। वो कहते हैं कि अगर पुलें बनाई हैं तो इत्तेफाक का सरिया लगाया होगा। भाई इत्तेफाक की तो फाउंड्री अब नहीं है। और अगर कोई मंसूबे लगाए हैं तो अपने किकबैक्स लिए होंगे और अपने वो जो है तिजोरियाँ उनको भरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप कन्विंस नहीं कर सकते, और यही वो खौफ है कि जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो वो तो पीटीआई ले जाएगी, इमरान खान ले जाएगा। इमरान खान ने डिलीवर तो कुछ नहीं किया सिवाय एक ऐसी नस्ल पैदा करने के कि जिन्होंने 9 मई भी किया और जो माँ बहन बीवी बेटी की इज्जत का ख्याल तक नहीं करते, और जो हो रहा है उस पर बड़ी बात हो चुकी। सिमत क्या है जो हमें दिखाई गई है? हरदीप सिंह नजार, खालिस्तान मूवमेंट भारत में जो चल रही है, जिसमें सिखों का बुनियादी तौर पर यह मुतालबा है कि पंजाब को भारत से अलहदा कर दिया जाए और इसको खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कश्मीर जो है, मकबूजा कश्मीर के लोग वो पाकिस्तान से अलग चाहते हैं। एक छोटा सा फ़र्क उसमें यह है, दोनों ही आज़ादी चाहते हैं। ये भी मज़हब की बुनियाद पे चाहते हैं, वो भी मज़हब की बुनियाद पे चाहते हैं। पाकिस्तान भी, ये जो खित्ता इंडो पाक है, ये हमेशा जब तकसीम हुआ है तो मज़हब ही की बुनियाद पे हुआ है, दो कौमी नज़रिया। उसी दो कौमी नज़रिए की कॉन्टीन्यूटी में अब मकबूजा कश्मीर के लोग पाकिस्तान से इलाक़ चाहते हैं। खालिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से इलाक़ नहीं चाहते, वो अपनी अलहदा रियासत, एक अपना अलहदा मुल्क जो अगर के कायम इंशाअल्लाह हो जाता है तो वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। सिखों का एक मुल्क, उसको कायम करना चाहते हैं। और ये तहरीक बड़े अरसे से है और बड़े इसके हवाले से कभी रेफरेंडम हो जाते हैं, कभी तकारीर हो जाती हैं, कभी बयानात सामने आ जाते हैं और कभी एहतजाज, जलसे जुलूस, ये सारा
कुछ भारत में होता रहता है। और जाहिर है कि हम लोग इस मामले में सिखों के साथ हैं, और हम सिखों को इसलिए अपने साथ समझते हैं कि हम उन्हें अपने ज़्यादा करीब समझते हैं। और हम ये भी समझते हैं कि फिर अगर वो खालिस्तान कायम हो जाता है तो पाकिस्तान के उसके साथ बड़े मिसाली ताल्लुकात होंगे। तो हरदीप सिंह रहनुमा था जी उस खालिस्तान तहरीक का, और उसने यही नारा लगा रखा था। तो जाहिर है कि वो भारत की हुकूमत को मतलूब था। भारत के नज़दीक वो गद्दार था जो कि उनके मुल्क के टुकड़े करने और भारत में से एक अलग मुल्क निकालने की बात करता था। ये बड़ी बारीक लाइन है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। अब मसला ये है कि अगर तो हम पाकिस्तानी होकर सोचे तो फिर तो हरदीप सिंह हमारे लिए भी हीरो है कि जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि खुदा न खास्ता अगर कोई पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करे, जैसे इमरान खान ने किया, जैसे वली खान ने किया, जैसे अल्ताफ़ हुसैन ने किया, तो वो भारत की आंख का तारा है। तो जो भी आपके दुश्मन मुल्क के टुकड़े करने की बात करेगा, चाहे वो किसी भी अंदाज से हो, तो वो आपके लिए तो हीरो होगा। लेकिन भारत के लिए या उस मुल्क के लिए कि जिस मुल्क का वो बाशिंदा हो, वो गद्दार कहलाएगा। सो हरदीप सिंह जो है वो बिल्कुल वैसा ही गद्दार है भारत के लिए जैसा हमारे लिए अल्ताफ़ हुसैन है, और जैसे हमारे लिए वो बाकी लोग हैं जिनके मैं अब नाम नहीं लेना चाहता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब देखा कि ये बंदा हरदीप सिंह अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा और अपनी बातों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो वो तो कनाडा में था ना, तो भारत ने कनाडा में जाके उसको ख़त्म कर दिया। हरदीप सिंह का कत्ल हो गया। अब इसके जो आगे आफ्टर शॉक्स निकले हैं, वो कनाडा के ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं भारत के साथ। G20 के इजलास में जो मुआहदे हुए थे वो ख़तरे में पड़ गए हैं, और कनाडा ने इस सिलसिले में अमेरिका से भी रब्ता कर लिया है। अमेरिका ने इस सिलसिले में कनाडा का साथ देने का फैसला किया है। वो जो कैनेडियन मुस्लिम कम्युनिटी है वो सिखों के साथ खड़ी हो गई है, और एक इनकलाबी सी जो मूवमेंट है वो आपको नज़र आ रही है, जिसमें भारत के लिए बज़ाहिर बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत ने उस शख्स को कि जिसने भारत को तोड़ने की बात की और खालिस्तान के नाम पे एक अलहदा रियासत के हक में था, उससे कनाडा में जाके कत्ल कर दिया। इसके तमाम एविडेंसेस तो मौजूद हैं। जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के वजीर आज़म है, उन्होंने यही तो बात की कि जनाब बिल्कुल भारत की हुकूमत इसमें मुलविस है, और वाकई मुलविस है। लेकिन बात ये नहीं, बात तो ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज की, हम बतौर पाकिस्तानी हरदीप सिंह के कत्ल की ना सिर्फ ये कि मुज़म्मत करते हैं, बल्कि हम खालिस्तान तहरीक के हक में खड़े हैं। वो इसलिए कि हम पाकिस्तानी हैं, वो इसलिए कि हम भी ये चाहते हैं कि सिखों को भी बिल्कुल उसी तरीके से अपनी अलहदा रियासत का हक हासिल है जैसे मुसलमानान हिंद को था, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। जैसे कश्मीर के मुसलमानों को है कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करके इस तस्वाब राय के ज़रिए एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, और ख़ुद इस बात का फ़ैसला करें कि वो ख़ुद मुख्तार रियासत बनाना चाहते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, या वो भारत ही के साथ रहना चाहते हैं। तो हम तो बिल्कुल हरदीप सिंह और उन तमाम सिखों के साथ हैं जो खालिस्तान के हक में हैं। और वी आर अ प्राउड पाकिस्तानी। पाकिस्तान के हालात मुश्किल ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किल अगर घर पे आ जाए तो आप अपने घर को तोड़ना तो शुरू करने नहीं देते, आप अपने ख़ानदान को तो गाली नहीं निकालते। आप अक्लमंदी का तकाजा तो ये होता है कि उस मुश्किल का, उस प्रॉब्लम का और उन मसाइल का हल तलाश करते हैं। और यकीनन अब जो चेंजेस आ रही हैं, अभी आपने देखा कि 8 लोगों का, कल मंसूर अली खान की ये खबर थी कि 8 फौजी ऑफिसर जिन डंडे समेत तलब कर लिए गए हैं टू सर्व इन नैब, और वो डंडा बड़ी तेज़ी से चलेगा। और एक ब्रिगेडियर जो कि मेरे नाम जहन से निकल गया, जो कि मुलव्वस पाया गया अरबों खरबों की करप्शन में DHA कोयटा के अंदर, उसको भी उठा लिया गया है। तो लगामें तो डालना ज़रूरी हैं, लगामें डाली जाएंगी तो मुल्क आगे चलेगा। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि इंडिया ने हरदीप सिंह के कत्ल से बुनियादी तौर पे सिमत कौन सी दिखाई है पाकिस्तान को, कि एक ऐसा शख्स, अब आप भूल जाए थोड़ी देर के लिए कि हरदीप सिंह जो है उसके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, ये सिखों के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, या खालिस्तान के साथ हमारी हमदर्दियां हैं। आप सिर्फ ये देखें कि हरदीप सिंह ने इंडिया को 2 टुकड़े करने की बात की, उसमें से एक अलहदा मुल्क निकालने की बात की, तो उनको ये समझ आ गई कि ये तो हमारे मुल्क का गद्दार है, ये हमारे मुल्क की यूनिटी के ऊपर वार कर रहा है, या इसके साथ ही कर रहे हैं, और ये खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। तो उन्होंने दूसरे मुल्क में जाके उसका कत्ल कर दिया। मैं भी इस बात को दोहराना नहीं चाहता।
हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े गद्दार गुजरे। इल्ताफ़ हुसैन ने इस मुल्क को टुकड़े करने की खुदा न खास्ता कितनी मरतबा बात की। इल्ताफ़ हुसैन की दहशत गर्द जमात, जो आज तक दहशत गर्द जमात ही है, चाहे उसका नाम MQM लंदन हो या MQM पाकिस्तान हो, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने साबित हुआ ना कि उनके भारत के कैंपों में उनकी ट्रेनिंग्स हुई थी, भारत से उनको ट्रेनिंग दे के यहाँ भेजा गया था, वो बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे और वहाँ से वो सारी ट्रेनिंग लेके आते थे। वो जासूस थे, वो गद्दार हैं, जासूस हैं। उन्होंने लोगों के खोपड़ियों में ड्रिल मशीनों से सुराख किए। उन्होंने एक एक घर में घुस के माओ बहनों बेटों के सामने एक दूसरे को बेलिबास करके कुर्सियों के ऊपर बांध के छुरा ग्रुप की सूरत में और हथौड़ा ग्रुप की सूरत में उनको क्रश किया, उनको ज़िबा किया, उनके सर तोड़े, उनकी हड्डियां तोड़ी। उन्होंने ये सारा जुल्म किया, बिल्कुल किया। उन्होंने बल्दिया टाउन फैक्ट्री में आग लगा के 260 लोगों को जिंदा जलाया, शहीद किया। उन्होंने कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किया। और ये हमें पता है, यहाँ पे तो अब छोटे से बच्चे को भी पता है, यहाँ पे फौज को पता है, यहाँ पे एजेंसीज को पता है, यहाँ पे सियासतदानों को पता है। लेकिन सियासतदान चंद टुकड़ों की खातिर हमेशा, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो चाहे वो सूबाई हुकूमतें हो, उसी दहशत गर्द MQM को हड्डी डालते हैं और उसको वजारतें भी दे देते हैं, उसको अपने साथ भी मिला देते हैं ताकि उनके नंबर्स पूरे हो जाए और उनकी हुकूमत कायम रहे। और इसको कवर देने के लिए वो MQM लंदन और MQM पाकिस्तान का नाम लगा देते हैं। क्या ये सारे दूध के दूल्हे हैं? किसी ने जाके इल्ताफ हुसैन के साथ वो सलूक नहीं किया जो भारत ने कनाडा में बैठे हरदीप सिंह के साथ किया, किसी ने नहीं किया। और चूंकि आपने मिसाल कायम नहीं की तो ये लोग दंदनाते फिर रहे हैं। मिसाल कायम ना करें। वली खान का वाकया आपको याद होगा, बेगम नसीम वली खान के शोहर और असफंदयार वली का वालिद, उसने क्या कहा था? पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है इकानमी के हवाले से और ज़राअत के हवाले से और बंजर ज़मीनों को आबाद करने के हवाले से और बिजली की पैदावार के हवाले से कालाबाग डैम। और कालाबाग डैम हमेशा सियासत की नज़र हुआ है। क्या बयान था वली खान का कालाबाग डैम के हवाले से कि अगर ये डैम बनाया तो मैं पाकिस्तान के तमाम डैम्स के ऊपर बम गिरा दूंगा। अब आप सोचें कि अगर पाकिस्तान के तमाम डैम्स के ऊपर बम गिरा देगा तो क्यों नहीं उसके साथ वो सलूक किया गया जो हरदीप सिंह के साथ भारत ने किया। और फिर अब आके इमरान खान ने क्या कहा था कि अगर आप मुझे वजीर आजम नहीं बनाते तो आप इस पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दें। फिर 9 मई हुआ, 9 मई में आप फौजी तनसीबात में घुसे, आप कोर कमांडर हाउस में घुसे। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं यहाँ रावलपिंडी में रहता हूँ और मैं यहाँ निस्बतन कैंट एरिया में ही रहता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मेरे घर के करीब ही चंद यूनिट्स हैं जिनके बारे में उनका नाम नहीं लूँगा, दीवारों पे लिखा हुआ है कि यहाँ खड़ा होने वाले को गोली मार दी जाए। ज़ाहिर है मैं मिलिट्री के तकद्दुस में उसको यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर वो ऐड चला नहीं सकता। जो लोग रावलपिंडी के रिहायशी और ख़ासतौर पे कैंट के, वो जानते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूँ। तो शाहिद मुश्ताक अगर किसी वजह से या बिला वजह किसी कैंट के पास अगर वो थक गया है या उसे चक्कर आ रहे हैं और वो सांस बहाल करने के लिए दीवार के साए में खड़ा हुआ है, तो उसके लिए कानून वहाँ पे ये लिख के लगा रखा है कि उसे गोली मार दी जाएगी, ये पूछे जाने बगैर। तो वो जो आपके तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़े 9 मई को, और वो जो उनका सरगना था जिसको आपने जेल में डाल के भी हीरो बना रखा है, वो जो बंदयाल उसके तलवे चाटता था, वो जो बंदयाल उसकी फेंकी हड्डियां खाता था, और बंदयाल की सास जो इमरान खान का इश्क थी और इमरान खान उसका इश्क था, तो वो बुढ़िया माशूका, उस बुढ़िया माशूका का दौर तो गुजर गया। तो अब आप लोगों के तो बाहर दीवार के साथ खड़े होने वालों के बारे में तो आप ये कहते हैं कि इनको गोली मार दी जाएगी। तो वो जिसने ये सारा कुछ किया, जो कुछ हुआ, उनके लिए आपने कौन सी मिसाल कायम की है? आज फलां को जमानत मिल गई, आज फलां को जमानत मिल गई, आज फलां अदालत बताएगी कि मिलिट्री में चलेगा नहीं चलेगा, ये वो सारा कहाँ, कैसे, कब? मुईद पीरजादा, जिसको मैं प्यार से मुईद हरामजादा कहता हूं, तो मुईद हरामजादे ने बाहर जाके अमरीकियों के सामने खड़े होकर क्या कहा? पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाएं, पाकिस्तान का नान नफका बंद करें, पाकिस्तान को इमदाद देनी बंद करें, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को हटा दिया है। तो यही कुछ तो हरदीप सिंह ने किया था, यही कुछ तो इल्ताफ हुसैन ने किया, यही कुछ तो वली खान ने किया। तो आपने वो सलूक क्यों नहीं किया जो हरदीप सिंह के साथ भारत ने किया? वो जो सिमत आपको दिखा दी गई, क्यों?
ताकि पिछलों को कान हो जाए, ताकि पिछलों को पता लग जाए, एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, ताकि मिसाल कायम हो जाए, निशाने इबरत बन जाए, आइंदा ऐसा ना हो। क्यों नहीं किया गया? ये जो 2 टके के ये सदीक जान लल्ली जैसे, जो कि सुबह सुबह उठ के एक ना एक बेगैरती कर देते हैं और एक ना एक हराम जिंदगी ट्विटर पे आपको नजर आती है, क्यों नहीं इनको निशाने इबरत आपने बनाया? वो जो आदिल राजा, क्या कुछ आदिल राजा ने पाक फौज के हवाले से नहीं किया, क्यों नहीं अब तक उसको निशाने इबरत बनाया गया? अगर भारत कर सकता है हरदीप सिंह के हवाले से, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हमारे इदारे कहां सो रहे हैं, कहां सो रहे हैं? अगर आप 9 मई को फसादात करने वालों को उनके सरगना समेत निशाने इबरत बनाते हैं, तो आप यकीन करें कि आइंदा 9 मई नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लेकिन करेगा कौन? अब वो जो नवाज शरीफ साहब ने कहा ना कि अब मिट्टी पाव वाले कल्चर को खत्म होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। ये जो जनरल फैज और जनरल बाजवा जो पाकिस्तान की इकानमी को ले डूबे, जो पाकिस्तान को वो 14-15 हजार अरब डॉलर के कर्जे से 75,000 अरब डॉलर कर्जे पे ले आए, क्यों नहीं उनकी लगामें खाई? क्यों हम लोग रोज ये सुनते हैं कि चूंकि एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है तो उस पर तो हाथ मुश्किल से ही डलेगा। नहीं, वो सिर्फ ये अभी किया हुआ है कि पूछ के और बता के जाएगा कहां जा रहा है। क्यों? कटहरे में क्यों नहीं? निशाने इबरत क्यों नहीं? क्या ये लोग गद्दार नहीं? क्या वो पैमाना सेट कभी नहीं होगा? क्या ये गद्दार नहीं? क्या सिर्फ छोटे लोगों ने, सो कॉल्ड मीडियोकर ने, गरीबों ने, गरीब के बच्चों ने, जलसे में नारे मारने वालों ने, गाड़ियां चूमने वालों ने, फूल फेंकने वालों ने गोली खानी है? क्या उन्होंने मरना है और मर जाना है, और उनको भी इंसाफ के लिए किसी काजी फायज ईसा का इंतजार रहेगा कि ना बंदयाल देगा, ना गुलजारी लाल देगा, ना अजमत सईद देगा, ना साकिब नासूर देगा, ना इफ्तिखार चौधरी देगा? तो कल को फायज ईसा साहब तो रिटायर हो जाएंगे, तो अब कौन सा सिस्टम यहाँ पे बना के जाएंगे? और रिटायर होने के बाद जो अगला बंदा चीफ जस्टिस आएगा, उसका नाम तो नवाज शरीफ साहब ने भी लिया, तो उससे आप क्या तवक्को रखते हैं? तो ये कुर्सियों पे बैठे हुए ताकत के ऐवानों में और ये अदालतों में बैठे हुए, इनको निशाने इबरत कब बनाया जाएगा? कब इनकी जुबानें काटी और लगामें खींची जाएंगी ताकि मुल्क आगे चले? तो दस्त बस्ता अर्ज है, क्योंकि इस वक्त कौम को बड़ी उम्मीदें एक तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से हैं, और दूसरा आर्मी चीफ हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से हैं। और ये नजर आ रहा है कि वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ी सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं और डॉलर को नीचे लाने की बात कर रहे हैं, मुल्क के अंदर बदअमनी ख़त्म करने की, स्मगलिंग को रोकने की, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए काम कर रहे हैं, और तमाम बकवासियात जो यूथियों की और इन लोगों की, इसके बावजूद कर रहे हैं। लेकिन वो जो इसके कल्प्रिट्स हैं, वो जो इसकी बुनियाद है, वो जो इसके बुनियादी किरदार हैं, वो जो स्याह चेहरे हैं, चाहे वो वर्दी वाले थे और चाहे वो गाउन वाले थे, उन सब के साथ वो सलूक किया जाना चाहिए ना। और चाहे वो सियासतदान थे कि जो हरदीप सिंह के साथ किया गया, क्योंकि ये सारे गद्दार हैं। तो गद्दार की सजा क्या होती है वो तो आप सब जानते हैं, और सजा देने वाले भी जानते हैं। यकीन करें कि कौम को अब उसी एक्शन का इंतजार है जो हरदीप सिंह के हवाले से भारत ने किया और जो सिमत हमें दिखा दी गई। अगली वीडियो में, अगले शो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी।